सिकंदर सर का ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन आप लोग का चेक हो चुका है और हमने बता दिया था क्या सही क्या गलत है। लेकिन सिकंदर सर ने क्वेश्चन तो आंसर लिखा था, लेकिन किसी वजह से मैं देख नहीं पाया या फिर पता नहीं कहाँ आंसर छुपा था। आज बहुत खोजने पर मिला है, तो एक बार हम चेकिंग कर लेते हैं इनका क्वेश्चन। हालांकि बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, तो थोड़ा सा अब कोई अच्छा लिखता है तो छोड़ा नहीं जाता। और मैंने देखा आज तो मुझे लगा कि इसको दिखाना चाहिए आप लोगों को, कितना बेहतर लिखा है इन्होंने। हालांकि पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि संविधान पंचायतों को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया था, जबकि अनुच्छेद 40 में जब उसका पहले से वर्णन था, फिर भी अलग से संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो उसका इन्होंने आंसर लिखा था कि 73वां संशोधन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना देना था। ये चीज़ तो बहुत सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 40 में तो पहले से ही था, तो संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त था। और ग्रामवासियों को भागीदारी बनाना ये इसका उद्देश्य था। आप उद्देश्य बता रहे हो सिकंदर भाई, उद्देश्य नहीं पूछा था, मैंने पूछा था क्यों दिया गया। जब 40 में पहले से था तो अलग से 73वां संशोधन क्यों करना पड़ा, मैं क्यों पूछा था, क्यों का जवाब आपने नहीं दिया है। तो आपका पहले का आंसर बहुत बेस्ट नहीं माना जाएगा। इन्होंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया था, भीमराव अंबेडकर का चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था 1946 में, जो कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, जिससे उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से फिर से चुना गया था। तो ये क्वेश्चन इनका सही है। ये और कोई जयकर सर थे, आप पढ़े हो, आपने पिछली वीडियो में लिखा था, उनके स्थान पर उनको स्थान खाली कराया जाता है, उपचुनाव कराया जाता है, तो बम्बई से फिर से चुने जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन दूसरा सही था। तीसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, क्या विधान परिषदें होनी चाहिए, पक्ष में एक तर्क दीजिए और विपक्ष में एक तर्क दीजिए। अभी तक जितने लोगों ने लिखा है, थोड़ा सा देखिए कितना बेस्ट इन्होंने लिखा है। इन्होंने कहा कि विधान परिषदें होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। विधान परिषद होने पर विधानसभा के अंदर एकाधिकार मनमाने प्रवृत्ति की आ सकती है। क्या लिखा है इन्होंने, ध्यान से पढ़िए। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो मनमाने मन की प्रवृत्ति आ सकती है, जिसको नियंत्रित करने के लिए विधान परिषदें होनी चाहिए। तो ये तर्क बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा तर्क माना जाएगा, बेस्ट तर्क माना जाएगा। तथा विधानसभा के भार को भी कम किया जाएगा, मतलब जो काम विधानसभा अकेले कर रही है, अगर विधान परिषदें आ जाएंगे मिल बांट के कर सकते हैं। और किसी भी विधायक पर एक अच्छा सुझाव मतलब किसी भी विधेयक पर, यहाँ विधायक लिख दिया गया, एक विधेयक जैसे कोई कानून है, अगर 2 सदनों में वो बारी बारी से जाएगा तो उस पर अच्छा सुझाव प्राप्त किया जा सकता है। बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, विपक्ष में इन्होंने तर्क दिया है कि नहीं होना चाहिए। विधानसभा अगर उन सभी कार्यों करने विधानसभा ही अगर उन सभी कार्यों को करने और नीतियों बनाने में सक्षम है तो विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अगर कीपैड फ़ोन से काम चल जा रहा है तो स्मार्टफोन की क्या ज़रूरत है, इन्होंने एक उदाहरण दिया था। तो मैंने शुरू में इसका एनालिसिस करवाया था पिछले वीडियो में, आपने सुना भी होगा, और इन्होंने भी बेस्ट लिखा है। लेकिन पहले का आंसर इनका संतोषजनक नहीं है, तो इनका भी 2 ही आंसर सही है। और मतलब कि पिछले जो वंदना जी ने जो लिखा था उनका भी 2 ही लगभग सही था, और विशाल जी का भी 2 ही सही था। लगभग ढेर सारे लोगों का 2 ही सही था, तीनों किसी का नहीं सही था। तो टॉप पे तो नहीं रखा जा सकता ना। चलिए आज की वीडियो का एनालिसिस करते हैं, मतलब कि कल जो क्वेश्चन दिया था उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उस कमेंट के हिसाब से आपका नंबर बताते हैं और आज का क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए कल जो आपको क्वेश्चन दिए थे उसका एनालिसिस करवा लेते हैं। कमेंट आपके बहुत अच्छे अच्छे आए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन बेस्ट हो सकता है पहले। लेकिन उसके पहले मैं आपको आंसर बता दूं, और जितना हो सके उतना बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा, अपनी पूरी ताकत लगाया करिए, जितना नॉलेज हो सब इकट्ठा करके कम से कम शब्दों में, ज़्यादा शब्दों में नहीं। ध्यान रखिएगा, एक बेस्ट आंसर उसे माना जाता है जो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दे। जैसे कि इतना बड़ा संविधान है, उसका पूरा सार एक छोटी सी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में समाया हुआ है ना, वैसे ही कम से कम शब्दों में बेस्ट से बेस्ट लिखने की कोशिश किया करो, अपनी पूरी ताकत लगा के लिखा करो, कितना बेस्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, आप आज क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करवाता हूँ, उसके बाद आंसर चेक करवाता हूँ वहाँ से कमेंट बॉक्स से। तो हम ये क्वेश्चन तक हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना चाहिए। हमने कहा था कि कार्यपालिका न्यायपालिका में ना घुसे, न्यायपालिका कार्यपालिका में ना घुसे, दोनों स्वतंत्र होकर काम करें। ये एक छोटी सी कहानी आपको समझाया था। उसके बाद मैंने पूछा था कि बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में है, और कई लोगों ने अपना अपना आंसर दिया है। तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो आंसर सही होगा, कई लोगों ने अलग अलग भी आंसर दिया है, तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा अनुच्छेद 50। जब आप राज्य की नीति निदेशक तत्व पढ़ोगे ना, तो वहाँ लिखा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र रखिएगा, इनको अलग रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये मिक्स हो गए तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो अनुच्छेद 50 में है। 51 में क्या है पता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े होगे आप। ठीक है, 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं स्थानों का संरक्षण करना। लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप 51 और 49 के बारे में नहीं बताएंगे, जो पूछा जाए वही बताइएगा। ठीक है, नहीं तो इससे आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आपसे जितना पूछा जाए उसी का आंसर दिया करें। दूसरा क्वेश्चन, इस दरअसल हम ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछते हैं जो कभी न कभी अपने वीडियो में बोले रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर आंसर बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन अब सोच रहे हैं कुछ क्वेश्चन अलग से दें, आप सोच कर लिखें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये दिया था कि एक व्यक्ति अमेरिका में रहा, वहाँ पला बढ़ा, भारत आया तो उसे पता चला कि यहाँ झंडा लगाने की आज़ादी नहीं है। इस पर एक कहानी दिया था मैंने, और पूछा था कि यह व्यक्ति कौन था जिसने हमारे देश में हमको झंडा लगाने की आज़ादी दिलवाई।
तो ये व्यक्ति थे नवीन जिंदल, सन 2000 में आए थे। तो नवीन जिंदल की वजह से आज हम आराम से झंडा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने लोगों ने लिखा था सही है। एक क्वेश्चन और दिया था, ये आपके तर्क के ऊपर था कि आप अपनी सोच के लिखते थे क्या तिरंगा लगाना अनिवार्य कर दिया जाए कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया। मैंने केवल ये पूछा था कि या तो आप पक्ष में तर्क दीजिए या फिर विपक्ष में। बहुत लोगों ने पक्ष और विपक्ष दोनों में दिया है। दिमाग जितना अच्छा हो उतना बेहतर है। देखो, अच्छा दिमाग वो होता है जो भगवान में भी कमी निकाल दे, क्योंकि जब वहाँ बहुत अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पर कमियाँ निकालने में मुश्किल होने लगती है। कमी कैसे ढूंढा जाए, तो अच्छा दिमाग वही माना जाता है जो भगवान में भी कमियां निकाल दे। तो हम यहाँ समझते हैं विपक्ष में क्या तर्क आया था। विपक्ष में तर्क ये आया था कि झंडा लगाएं या ना लगाएं हमारा अपना निजी मामला होना चाहिए। हम झंडा कहाँ लगाएंगे, छत पे लगाएं, घर पे लगाएं कि ना लगाएं, कोई बाध्य हमको कर दे नहीं तो झंडा लगाओ तभी हम समझेंगे देशभक्त हो। ये तो गलत बात है ना। हमें देशभक्ति दिखानी चाहिए। क्या झंडा लगाने से लोग देशभक्त हो सकते हैं? ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए ना कि कोई आप झंडा लेके घूमो तभी समझा जाए देशभक्त है। अब समझो, जैसे आप बोलो कि हम हनुमान जी के बहुत हनुमान जी को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम उनके भक्त हैं। अब कोई आके आपसे बोले कि हम तभी मानेंगे आप हनुमान जी के भक्त हो जब आप भगवा कपड़ा पहन के लाल चंदन लगा के एक गदा लेकर दिन भर घूमो, तब हम समझेंगे कि आप हनुमान जी के भक्त होते। ये तो गलत बात है ना। कोई कौन होता है कि आपको चेक करने वाला कि आप भक्त हो कि नहीं हो? कोई नहीं होता चेक करने वाला। आपका एक निजी मामला है कि आप भगवान की पूजा कैसे करना चाहते हो। वैसे ही आपका ये निजी मामला है कि आप देशभक्ति कैसे दिखाना चाहते हो, बॉर्डर पे दिखाना चाहते हो, देश में दिखाना चाहते हो। इसके लिए झंडा लेके घूमने की जरूरत नहीं है कि झंडा प्रूफ है कि आप झंडा लेके घूम रहे हो तभी देशभक्ति तो होगी। अगर झंडा लेके घूमने से देशभक्ति होती ना तो बहुत लोग झंडा लेके घूम के बम विस्फोट कर देंगे ना। तो ये जो तर्क आया था पक्ष विपक्ष में कि झंडा लेकर चलना अनिवार्य कर देना चाहिए, झंडा लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए, ये सही नहीं, अनिवार्य नहीं है। ये अपनी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए कि हम झंडा लेकर चलेंगे, झंडा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अच्छा इसके विपक्ष में तर्क क्या होगा? अगर विपक्ष में तर्क देखा जाए तो कमी तो कुछ निकालनी पड़ेगी। हमें विपक्ष लिखना है तो कमी तो निकालनी होगी, लेकिन पक्ष ज़्यादा मजबूत है। विपक्ष में ये हो सकता है कि अगर अनिवार्य नहीं करेंगे तो लोग कहीं हमारे देश के झंडे को, जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, उसका सम्मान करना भूल ना जाए। इसलिए कुछ कंडीशन में अनिवार्य भी कर देना चाहिए कि यहाँ यहाँ तो झंडा होना ही चाहिए, आप इसे हटा नहीं सकते। एकदम से अनिवार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन में अनिवार्य कर देना चाहिए। तो अगर आंसर इस टाइप का लिखा जाता ना तो आपका आंसर और बेस्ट माना जाता कि एकदम से तो नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन में झंडा अनिवार्य कर देना चाहिए कि इस जगह पर आपके साथ झंडा होना चाहिए, यहाँ पर हो तो झंडा होना चाहिए, कुछ कंडीशन बताकर। और अनिवार्य नहीं होना चाहिए उसको भी हमने बता दिया है कि किसी को सिद्ध नहीं करना है आपको कि आप राष्ट्रभक्त हो। आप राष्ट्रभक्त हो या नहीं हो आपका अपना मामला है, उसके लिए झंडा लेकर घूमना कोई ज़रूरी नहीं है। और अनिवार्य नहीं करेंगे तो लोग एक समय के बाद झंडे को सलाम करना भूल जाएंगे या फिर झंडे की इज्जत करना भूल जाएंगे। तो अनिवार्य भी कर देना चाहिए। ये तथा पक्ष में और विपक्ष में। अब देखते हैं कुछ लोगों का कमेंट क्या आया है। पहला कमेंट लेते हैं विशाल यादव का। विशाल जी ने कहा कि आर्टिकल, पहले का आंसर दिया आर्टिकल 50 में बोला गया है कि इसको न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रखो, जो कि सही है, हमने अभी अब एनालिसिस करवाया। दूसरा था नवीन जिंदल ऐसे व्यक्ति थे जो यह अधिकार दिलवाया था और वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी किया था। तो 2004 के मतलब 2002 से ही निर्णय आया, 4 में नहीं है, 2002 का निर्णय है। लेकिन ये नवीन जिंदल का है तो ये सही है, आंसर सही है। और तीसरा जो क्वेश्चन इन्होंने पक्ष में लिखा है, तिरंगा लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है और आर्टिकल 29 के अनुसार इसलिए तिरंगा लगाना चाहता है वह लगा सकता है। ठीक है, आर्टिकल देखो, आर्टिकल 29 संस्कृति के जो सुरक्षा का है। तो ये तिरंगा कोई संस्कृति नहीं, तिरंगा तो अपने देश का राष्ट्रीय गौरव है ना, राष्ट्रीय प्रतीक है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था क्या अनिवार्य कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, ये पूछा था ना। संविधान में इसका वर्णन नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको अपने हिसाब से तर्क देना चाहिए, तर्क देना था। तो आपने जो तर्क दिया है, हालांकि थोड़ा संवैधानिक मुद्दा लेकर दिया है, लेकिन बहुत मजबूत तो नहीं लग रहा है। लेकिन ठीक है, आपका तर्क सही माना जाएगा कि कोई लगाना चाहता है लगा सकता है। लेकिन अनिवार्य कर देने का मतलब समझते हो आप? अनिवार्य कर देने का मतलब कि आपको लगाना ही पड़ेगा, मना ही नहीं कर सकते, अनिवार्य है, लगाना ही पड़ेगा, ये कहने का मतलब था। क्या ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं आप निकलो तो आपको झंडा लेकर ही चलना? जैसे अभी आप कोचिंग पढ़ने जाते हो, अनिवार्य कर दिया गया कि आप जब भी बाहर निकलो आपके हाथ में एक तिरंगा होना चाहिए। कभी भी आप बिना तिरंगे के निकले और पकड़े गए तो आपको जेल हो जाए। जैसे कि अभी बाइक लेकर निकलो तो आपके जेब में, आपके पास बाइक का लाइसेंस होना चाहिए, अनिवार्य है। वैसे अगर अनिवार्य कर दिया जाए कि आप जब भी निकलो आपके पास तिरंगा होना चाहिए, नहीं तो आप अवैध रूप से घूमते हुए पकड़े जाओगे, आपको जेल हो जाएगा। इस तरह का अनिवार्य की बात कर रहा हूँ। इस पर आपको विपक्ष में तर्क देना था। विपक्ष का तर्क आपका मजबूत लग रहा है, तिरंगा लगाने से
क्योंकि तिरंगा लगाने से देशभक्ति नहीं जागृत होती। अगर कोई देशभक्त है तो वो देशवासियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। उसके लिए तिरंगा लगाकर देशभक्त होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो विपक्ष वाला तर्क आपका अच्छा है। ये देखिए सिकंदर सर ने लिखा था कि सर मेरा आंसर में कहाँ गलती हुई, जो कि शुरू में मैंने एनालिसिस करवाया था तो आंसर ही नहीं दिखा था सिकंदर भाई। दूसरा कमेंट हम वंदना जी का देखते हैं। इन्होंने कहा था कि पहले का आंसर दिया भाग 4 में नहीं दे सकता, तो का आर्टिकल 25 में इसकी बात की गई, ये तो सही है। दूसरे का क्वेश्चन था नवीन जिंदल केस 2002 में आया था और इसमें इन्होंने ये आज़ादी दिलाई थी कि हर व्यक्ति तिरंगा लगाने की आज़ादी दिलाई गई, तो ये भी सही है। वंदना जी ने लिखा है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा लगाने की आज़ादी होनी चाहिए, जिससे सभी को अपने राष्ट्रीयता का सम्मान कहीं भी कभी भी कर सकें। तो इन्होंने ये लिखा है। थोड़ा सा और बताते तो और बेहतर था, फिर भी ठीक है। और आप ऐसे लिखे होते कि ताकि सभी लोग जान सकें कि अगर हर समय तिरंगा आपके पास होगा तो लोगों को लगेगा कि यहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी है। विपक्ष में इन्होंने तर्क दिया है कि तिरंगा लगाना अनिवार्य करने से तिरंगे के सम्मान के साथ साथ उसका नुकसान भी नियमों के उल्लंघन से आ जाएगा। जैसे कभी इन्होंने एक उदाहरण दिया था 2022 का जो ये अमृत महोत्सव अभी मनाया गया था, इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है 2022 का जो अमृत महोत्सव हुआ था, इसमें 2-3 साल के बच्चों ने तिरंगों के साथ मतलब उसे अलग अलग तरीक़ों से यूज किया। दरअसल तिरंगा, इनका ये क्वेश्चन, इसका आंसर बड़ा बेस्ट माना जा सकता है। दरअसल तिरंगा को हमारे देश में नियमों के तहत बांधा गया है। तिरंगे को आप कमर के नीचे नहीं बांध सकते, मतलब तिरंगे को कमर के नीचे नहीं यूज कर सकते। और कपड़े में भी अगर ऊपर तिरंगा है तो जहाँ तिरंगा होगा वहाँ और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे नियम हैं। लेकिन अब जैसे इस समय तिरंगा का जो अमृत महोत्सव अभी बीता है, इसमें आप देखोगे बहुत सारे तिरंगे मार्केट में रोड पे ऐसे गिरे पड़े, मैले कुचड़े पड़े हुए हैं। सड़क उसी पे लोग पैर रख के चले जा रहे हैं, उस पर गाड़ियाँ चढ़ के चली जा रही हैं। पता नहीं कितना कूड़ा कबाड़े में फेंका गया है। ये अपमान हो रहा है ना। अगर अनिवार्य कर दिया जाए तो इसके विपक्ष में भी तर्क आ ही जाएगा ना, ये कह रहे हैं। तो ठीक है, इनका तर्क थोड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। हालांकि सरकार ने अनिवार्य नहीं किया था ये जो हर घर तिरंगा अभियान था, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्त तिरंगा का यूज किया। लेकिन जब आप ज़बरदस्त तिरंगा अनिवार्य कर दिया जाएगा तो हर आदमी तिरंगा लेके चलेगा, तिरंगा कहीं ना कहीं गिरेगा, फटेगा, तो उस तिरंगे का वो सम्मान नहीं रह पाएगा जो सम्मान अभी है। क्योंकि हर जगह फिर तिरंगा ही तिरंगा उड़ता हुआ दिखेगा। कोई कहीं जा रहा है, तिरंगा फट गया, फेंक दिया। ठीक है, जब अनिवार्य होगा तो हर समय लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी गाड़ी के लाइसेंस वाला उदाहरण बताया आपको। सोनम जी का आंसर देखते हैं। आर्टिकल 50 नवीन जिंदल दोनों सही है। थोड़ा सा आप लोग और सुधारिए। सोनम जी आप भी थोड़ा सा आंसर देखिए, जैसे और लोग आंसर थोड़ा सा लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा और सुधार के लिखिए। तिरंगे को अपने घर पे लगाने से नहीं पता चलता कि हम भारत के लोग हैं। देश के प्रति अपना प्यार, देशभक्ति हर समय होती है, इसलिए तिरंगा लगाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ये तो तर्क आपका ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन आपने विपक्ष में तर्क नहीं दिया। ठीक है, फिर भी ये आंसर अभी तक आपने जितने आंसर लिखे उसमें सबसे बेस्ट माना जा सकता है। ये आंसर साक्षी जी ने लिखा है। आर्टिकल पहले का आंसर आर्टिकल 50 है जो कि सही है। दूसरे का आंसर है कि ये नवीन जिंदल, जो कि ये भी सही है। इनका आंसर देखिए, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। देख कितना यूनिक आंसर आता है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने लिखा है कोई ज़रूरी नहीं है कि कानून बनाकर अनिवार्य करना। ज़रूरी तो ये बात है कि नागरिकों के दिल में तिरंगे के प्रति सच्चा सम्मान और प्रेम होना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तिरंगा घर घर बाइक पर लगाएं। तिरंगा की छवि दिल में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लिखा है इन्होंने। ये कॉमेडी ब्लॉग करके जो आंसर आता है, हालांकि इनका अक्सर आंसर सही आता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। आंसर पहला 102 लिखे हैं, ये जो कि गड़बड़ है, ये नहीं सही है। दूसरा इन्होंने कहा नवीन जिंदल ने दिया था, ये सही है। तीसरा इन्होंने जो लिखा है, तर्क दिया है, तर्क थोड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा यूनिक भी है। तो थोड़ा देखिएगा कि पक्ष में इन्होंने तर्क दिया है कि फ्लैग लगाने का कानून बनाया जाए, ताकि देखिए मतलब कितना अच्छा पक्ष में रखा है इन्होंने कि सभी के घर वाहन पर जो फ्लैग अलग अलग होना होता है, जैसे कि जगह जगह पर पार्टी का फ्लैग लगा होता है ना, तो उसकी जगह पर तिरंगा होना चाहिए। एक ऐसा कानून बना दिया जाए। तो थोड़ा सा सोच इनकी अलग है, तो ठीक है, ये तो उन्होंने पक्ष में रखा। अगर कानून बन जाएगा जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग, कहीं पर हरे रंग का झंडा, कहीं पर भगवा रंग का झंडा, कहीं पर गुलाबी रंग का झंडा, या फिर कहीं पर किसी पार्टी का झंडा जो लगा लगा के लोग घूमते हैं, सब जगह अलाउ कर दिया जाए। ये अलग अलग झंडे रखिए, केवल चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी का झंडा होना चाहिए, नहीं तो हर समय तिरंगा होना चाहिए। तो ये कानून, तो इनका सुझाव ये बेस्ट थोड़ा लग रहा है ना, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और विपक्ष में इन्होंने लिखा है कि फ्लैग लगाने का कानून नहीं बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर हम फ्लैग को अपने घर या वाहन पे लगाएं तभी देशभक्त हैं। ठीक है, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो इनका ये जो मतलब तर्क है ना, बहुत अच्छा माना जा सकता है। लेकिन इनके 2 ही क्वेश्चन सही होंगे इस हिसाब से।
आदेश मिश्रा का देखेंगे तो अगर आर्टिकल 50 पहला सही है। दूसरा नवीन जिंदल का केस था, ये भी सही है। तिरंगा लगाना अनिवार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ तिरंगा लगाने से देशभक्ति नहीं जागती। यदि व्यक्ति के अंदर देशभक्ति है तो वहाँ स्वयं ही देशभक्ति आएगी। तो हाँ, बेस्ट है, ये माना जाएगा। लेकिन अगर विपक्ष में दिए होते तर्क तो और भी बेस्ट होता। ये कोई एम के भाई हैं, इन्होंने जो लिखा है कि अनुच्छेद 102, ये तो पहला गलत है, लेकिन दूसरा नवीन जिंदल थे, ये सही है। तीसरा अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य होना चाहिए, इनका कहने का मतलब क्योंकि हमारे देश की शान है, लेकिन अनिवार्य क्यों होना चाहिए, ये थोड़ा सा और तर्क दिए होते ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, मतलब लिखने के कुछ लोग और भी अब कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि शुरू में ज़्यादा लोग लिखते नहीं थे, 2-3 लोग लिखते थे, अब नए लोग भी लिख रहे हैं, तो सुधार आ रहा है। और एक छोटी सी कोशिश जो शुरू हुई है, इसमें बहुत लोग हिस्सा ले रहे होते, तो बड़ी अच्छी बात है। और थोड़ा सा आपका भी नॉलेज निखरेगा क्योंकि अलग अलग लोगों का आंसर देखोगे तो आपके अंदर भी थोड़ी सी सक्रियता आएगी कि हम भी लिख सकते हैं। ज़रूर लिखा करें, जो भी आंसर आपसे पूछा जाए लिखेंगे तभी आपके अंदर डेवलपमेंट आएगा और आप थोड़ा सा और बेहतर हो जाओगे। दीपिका जी का आंसर देखें तो इन्होंने कहा है कि अलग करने की जो पावर दिया गया था न्यायपालिका कार्यपालिका, तो ये 50वां में सही है। नवीन जिंदल केस था, ये भी सही है। तीसरे का आंसर बहुत बेस्ट नहीं माना जा सकता। तिरंगा लगाना अनिवार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि तिरंगा लगाने से देशभक्ति नहीं जताई जा सकती है और तिरंगा लगाने का कानून भी होना चाहिए। और यही लिखकर छोड़ दिया, क्यों होना चाहिए ये आंसर नहीं लिखा है, बाकी ये सही है। लगभग हमने सबके क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया और हमने कोशिश किया किसी का ना छूटे। और आप देखे होगे, अगर किसी का छूटा हो ज़रूर कमेंट करिएगा। हमने सबका कमेंट लिया है जो हमको लगा कि इनका कमेंट अच्छा है। और जो लोग भी जितने लोग देखते हो, लगभग 100-150 के आसपास लोग देखते हो, हालांकि व्यूज़ 100 के आसपास आते हैं, लेकिन लगभग कुछ लोग ऑफलाइन डाउनलोड करके देखते हैं, 150 के आसपास लोग देखते हो। लिखा करें, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लिखा करो। लिखोगे ना तो आपकी कमी जो होगी वो बताई जाएगी ना, सुधारोगे। और धीरे धीरे आप कोशिश करो कि टॉप में आ जाया करो। देखो, सबसे पहले कमेंट उन्हीं का पढ़ा जाता है जो ज़्यादा बेहतर लिखे रहते हैं ना, आप यही देखते हो। तो आप सोचो, आप ऐसा लिखो कि सबसे पहले आपका ही कमेंट पढ़ा जाए। कोशिश तो करो मेरे भाई, तभी तो सुधार होगा। चलिए, आज का क्वेश्चन ध्यान सुनिए और जो भी आपके दिमाग में नॉलेज हो ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन सुनिएगा जिसके बारे में बात हो रही है। एक व्यक्ति जो उटक मंडल में ब्रिटिश कॉलोनी की स्थापना करता है। एक व्यक्ति है जो उटक मंडल में ब्रिटिश कॉलोनी की स्थापना पहली बार करता है, वहाँ ब्रिटिश कॉलोनी को बसाता है, वहाँ अपना एक निवास बनाता है, वहाँ पर पहली बार खेती करना शुरू करता है। अब ये स्थान आप ढूंढोगे कहाँ है ये, ठीक है। और इसने एक कोटेशन बोला था, हालांकि इस कोटेशन से आप इस आदमी को ढूंढ सकते हो, उसी आदमी का नाम बताना है, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम बताना है, लेकिन कोटेशन में तो बता रहा हूँ, कोटेशन से आपको हेल्प हो जाएगी कौन है। इसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी और मतलब कि पेपर में भी कई बार ये बात पूछी गई है कि ये कथन किसका है। इन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था इस तरह से कार्य करती है जैसे वो गंगा नदी के किनारे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स नदी के किनारे लाकर निचोड़ देती है। ये बात बोली थी उस व्यक्ति ने। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है, किस व्यक्ति ने ये बात बोली थी कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था इस एक स्पंज के रूप में, एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा नदी के किनारे से सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को सोख ले। स्पंज समझते हो ना, सोखने का काम करता है। जो गंगा नदी के किनारे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को सोख कर टेम्स नदी के किनारे लाकर निचोड़ देती है। तो ब्रिटेन में टेम्स नदी बहती है, अब थेम्स नदी जिसे बोलते हैं वहीं बहती है ना, उसी किनारे लाकर निचोड़ देती है। बात समझ में आ रहा है ना, भारत से मतलब ब्रिटेन जा रहा है सारा चीज़। तो ये कथन किसका है, कई बार पेपर में आ चुका है। आप मतलब ये कथन किस व्यक्ति ने कहा है, आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, अगर आप लिखना चाहोगे तो बहुत अच्छा लिख पाओगे। कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका वर्णन 3 जगह है, इसका मतलब समझिएगा। संविधान में वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, वो कौन सी मुख्य 3 चीज़ें कह रहे हैं, वो संविधान में वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका वर्णन 3 जगह का मतलब है कि मूल अधिकार में है, उसका वर्णन मूल अधिकार में भी है, उसका वर्णन मूल कर्तव्य में भी है और उसका वर्णन नीति निर्देशक तत्वों में भी है। मतलब कि उसको 3 जगह रखा गया, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है वो कि उसको एक जगह नहीं रखा गया है, संविधान में 3 जगह अनुच्छेदों में रखा गया है। इतना वो समाज के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण था। तो वो कौन सी मुख्यतः चीज़ें हैं, मुख्यतः 2 ही चीज़ें हैं जिनको संविधान में 3 जगह रखा गया। 3 जगह कौन, मूल अधिकार में भी रखा गया है, मूल कर्तव्य में भी रखा गया है और निर्देशक तत्व में रखा गया है। कौन सी चीज़ें हैं, आपको बेस्ट आंसर लिखना है। ऐसे समाहित करके लिखिएगा, ऐसे मिक्स करके लिखिएगा जो कि सबसे यूनिक लगे और आपका आंसर सबसे बेस्ट माना जाए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप अगर थोड़ा सा भी संविधान पढ़े होगे तो आपको एक बात पता होगी कि जैसे केंद्र के लिए संसद होता है, उसे राज्य के लिए राज्य विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होता है, उसे राज्य के लिए मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य के लिए राज्यपाल होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास पावर होता है, वैसे राज्यों में राज्यपाल के पास और मुख्यमंत्री के पास पावर होता है। ये इतना तो आप समझे हो, पढ़े हो। आज आपसे क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी ताकत है, बस एक ताकत का नाम बताना है, एक ताकत का नाम बताना है जो जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की ताकत में समानता है। मतलब कि कौन सी ऐसी ताकत है जो कि राज्यपाल को भी प्राप्त है और राष्ट्रपति को भी प्राप्त है अपने अपने कार्य क्षेत्र में। मतलब कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की ताकत में क्या समानता है, वो समानता आपको बताना है। ताकत समान है ये नहीं कह रहा हूँ, समानता है। समानता समझते हो ना, उसके जैसा ताकत है। आपके हिसाब से कौन सा है उसको जो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट हो। कई ताकत है, अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कई ताकत है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल में समानता रखते हैं। आपको उसी में से किसी एक को जो आपको बेस्ट लगे उसी को लिखना है। ये तीसरा ही आंसर आपको टॉप पर रखेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज के क्वेश्चन में टॉप पर किसे रखा गया होगा। तो टॉप पर कैसे रखा जाए ये नहीं समझ में आ रहा है। विशाल जी का कमेंट और वंदना जी का कमेंट जो भी आया था अपनी जगह पर बेस्ट माना जा सकता है, लेकिन इन दोनों के कमेंट में तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आंसर में मतलब ये लोग बहक गए हैं। बहुत मतलब बहुत सटीक आंसर नहीं है। जितनी थोड़ी कमी विशाल जी के आंसर में है तीसरे में, उतनी ही कमी वंदना जी के में आंसर में है। बहुत बेस्ट तरीके से नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ से तो ये कमेंट बराबर ही होते हैं। और एक जो कॉमेडी ब्लॉग करके जिसने आंसर लिखा है, उनका पहला आंसर गलत था लेकिन बाद के दो सही थे। लेकिन उनका जो तीसरा आंसर था वो बच विपच बहुत अच्छा था। अगर उस टाइप का इन दोनों में से कोई लिखा होता शायद कोई और अच्छा हो जाता। और जो साक्षी जी ने लिखा है, साक्षी जी ने तो तीसरा आंसर लिखा है, उसमें केवल उन्होंने पक्ष में ही लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है। तो अगर इन सब में भी कंपेयर किया जाए तो विशाल और वंदना का आंसर ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। और विशाल और वंदना में भी अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो वंदना का आंसर थोड़ा सा विशाल की तुलना में भारी है। फिर भी ठीक है, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। अगले में और बेस्ट लिखिएगा। तीसरा आंसर ही किसी भी क्वेश्चन का तीसरा आंसर ही आपको बेस्ट बनाता है। तो इसमें भी राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उसमें समानता पूछा गया, तो आपके हिसाब से अपने हिसाब से बेस्ट करके बताइएगा कौन सा हो सकता है। तो आज 3 क्वेश्चन दिए, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोगों के पास शेयर भी कर दिया करें ताकि लोग और भी जान सकें कि कैसे पढ़ना है। मतलब कि कुछ नई नई जानकारी भी इसी बहाने उनको मिलेगी, प्लस लिखेंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें।